हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक शुरू करने जा रहे हैं आपका एक नया सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये आपके बी फार्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। समझेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके दो चैप्टर कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज और सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के दो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, तो जैसा कि द वर्ड जो डिनोट कर रहा है सोशल, सोशल आपका रिलेट करता है सोसाइटी को, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जहां पर लोग मिलके रहते हैं। और फार्मेसी को तो हम सब जानते हैं, फार्मेसी जहां पर हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। और प्रिवेंटिव का सिंपल मीनिंग होता है बचना, डिजीज के होने से पहले बचाव करना, सिंपल मीनिंग में। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी डिजीज के बारे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर हम फार्मेसी को यूज करके सोसाइटी में एक अच्छी हेल्थ को कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो है आपका कॉन्सेप्ट और हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो WHO हेल्थ को डिफाइन करता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। आपसे नॉर्मल अगर मैं पूछूं कि एक हेल्थ क्या होती है, एक हेल्दी इंडिविजुअल की क्या पहचान होती है, तो आप कहेंगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई डिजीज नहीं है, जिसके बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं है, वो फिट है, वो एक हेल्दी पर्सन है। बट यहां पर हम बात करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स की। वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, और अलग अलग पैरामीटर जो हम देखने वाले हैं, इमोशनल हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया, उसके अकॉर्डिंग अगर ये सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तब हम एक पर्सन को कंसीडर करते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है, और उस टर्म्स को हम हेल्थ बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि हेल्थ में आपकी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई पेन नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, माइंड आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, स्टेबल है, कोई भी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, मेंटल इलनेस नहीं है, आप मेंटल लेवल पर एकदम कंप्लीटली फिट है, तो हेल्दी इंडिविजुअल की एक निशानी है। आप सोशली एक्टिव हैं, सोशली आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं सोसाइटी में, तो आप सोशली भी फिट हैं। ठीक है, अब यहां से क्या है, अगर ये सारे के सारे पैरामीटर्स, अगर उसकी फिजिकल हेल्थ खराब है, मान लेते उसका बॉडी फंक्शन कोई काम नहीं कर रहा है, डिजीज कॉज हो जा रही है, तो वो अनहेल्दी कहलाएगा। यहाँ पर हेल्थ का है डिटोरिएशन हो जा रहा है। सिंपल अगर हम व्हील की बात करें कि टोटल इस हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो व्हील ऑफ हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सारे बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई डिसफंक्शन नहीं है, कोई मेल फंक्शन नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ कहलाएगी वो। एनवायरमेंटल हेल्थ, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन है, सेफ है, नॉन टॉक्सिक है, ऐसा तो नहीं एयर पोल्यूशन ज्यादा है, वाटर पोल्यूशन ज्यादा है, वो एरिया रहने लायक है, यानी कि उस पर्टिकुलर जोन में जहां आप रह रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, तो एनवायरमेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ की आप प्रॉपर थिंक कर सकते हैं, आप मेंटल कोई इलनेस नहीं है, कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में आ जाएगा। सोशल हेल्थ, सोशली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोशल हेल्थ की कैटेगरी में आ जाएगी। स्पिरिचुअल हेल्थ है, स्पिरिचुअल रिलीजन के बेस पर हेल्थ आती है, इससे आपको एक परफेक्ट मीनिंग मिलती है, सेंस ऑफ पर्पस की फीलिंग आती है, पीस मिलता है, मोरल वैल्यूज आती हैं, वो आपका फोर्थ डायमेंशन में स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या होगा, हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिजीज। पॉजिटिव सेंस में ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या हैं, हेल्थ को हम किस किस पैरामीटर्स पर डिफाइन करते हैं। तो मेजरली हम देखते हैं कि हम 4 पैरामीटर्स में हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीसरा आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और चौथा है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जहां पर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बात कर लेते हैं कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ये जर्म थ्योरी के ऊपर बेस्ड है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपका बायोलॉजिकल और मेडिकल रिलेशन की हम सिंपल मीनिंग में बात करें,
जर्म थ्योरी क्या है? एक हेल्दी इंडिविजुअल की पहचान क्या होती है? उसके अंदर कोई भी जर्म्स प्रेजेंट ना हो। जर्म्स क्या होते हैं? आपके वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, दीज आर द जर्म्स। अगर ये बॉडी के अंदर जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसके अंदर जर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसा होगा? हेल्दी इंडिविजुअल होगा। इसमें कोच के पोस्टले आए तो उन्होंने जर्म थ्योरी दी थी कि एक स्पेसिफिक कोई भी जर्म्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिजीज के अकरेंस में। तो यहां पर क्या है? अगर हेल्दी इंडिविजुअल किसको कंसीडर करेंगे? एब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर उसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं है। ह्यूमन बॉडी सीन एज अ मशीन, डिजीज इज अ ब्रेकडाउन, डॉक्टर्स टास्क टू रिपेयर। सिंपल मीनिंग में हम कहें तो ह्यूमन बॉडी कैसा? एक मशीन की तरह है, और डिजीज क्या है? उसका ब्रेकडाउन है, कोई मेल फंक्शनिंग हो जा रही है, डॉक्टर क्या करते हैं? उसको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, ये डॉक्टर्स का काम है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, अगर हम साइको सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेलबींग में आप फिट हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, कोई भी डिजीज नहीं है आपको, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बट आप मेंटल लेवल पर ठीक नहीं, आप अपने कॉग्निशन लेवल पर ठीक नहीं है, तो साइको सोशल कॉन्सेप्ट इसमें आ सकते हैं। जैसे कि सोशल क्या हो सकते हैं? सोशली आपको अलग अलग किया जा रहा है, आपको डिप्रेशन जैसी कंडीशन, या फिर साइकोलॉजिकल में कल्चरल वैल्यूज की वजह से हो सकता है, इकोनॉमिक वर्डन आपके ऊपर हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो लोगों के मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। इसमें बायोलॉजिकल प्लस सोशल फिनोमिना दोनों आते हैं। ये आपका साइको सोशल, यानी कि सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की, पब्लिक की हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो वो साइको सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सिंपल मीनिंग, इकोलॉजी हम किस में पढ़ते हैं? एनवायरमेंट। जिस पर्टिकुलर माहौल में, जिस पर्टिकुलर रीजन में हम रह रहे हैं, वहां पर क्या हेल्थ का कॉन्सेप्ट होगा? एक ऐसा एरिया जहां पर वाटर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने को मिला है, एयर जो प्रेजेंट है एनवायरमेंट में वो कैसी है? वो आपकी पॉल्यूटेड है, तो अल्टीमेटली हेल्थ जो है वहां पर अफेक्ट होगी। जो वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्थ कैसे हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो यहां पर क्या है? बायोमेडिकल डिफिशियंसीज किसकी वजह से आएंगी? ड्यू टू द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की वजह से। यानी कि हेल्थ क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह कैसी है? सेफ है। वो जगह अगर अनहेल्दी है, पॉल्यूटेड है, तो सीधी बात है वहां पर हेल्थ कैसी हो जाएगी? वहां पर हेल्थ जो है डिटोरिएट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वहां पर हेल्दी इंडिविजुअल्स कम देखने को मिलेंगे। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से भी हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं। डिजीज इक्वल्स टू क्या है? मेल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में ऐसी कोई डिसफंक्शनिंग है, पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से हेल्थ गड़बड़ होगी। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? होलिस्टिक जितने भी ये पैरामीटर्स हैं उनका एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इन सब की वजह से अगर बॉडी के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इन ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। यहां पर हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं कि हेल्थ कैसे आपकी अफेक्ट होती है। अब ये इंक्लूड करता है एनिमल, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक सोसाइटी अफेक्ट हेल्थ करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच कम्स टुगेदर एंड कॉज द हेल्थ, अफेक्ट हेल्थ करते हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के ये अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हील ऑफ द वेलनेस। डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आपकी जो भी पैराडिग्म है हेल्थ को रिलेटेड, उन सब के बारे में क्या है। फिजिकल हेल्थ कहने का क्या मतलब है, सोशल हेल्थ कहने का क्या मतलब है, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और आपकी मेंटल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए फिजिकल हेल्थ जैसा कि मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपके प्रॉपर ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी एकदम फिट है, कोई भी डिसेबिलिटीज नहीं है, वो आपकी किस कैटेगरी में आएगी? फिजिकल हेल्थ में आएगी। यानी कि एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली आप एक हेल्दी वेलबींग है, एवरी सेल, ऑर्गन फंक्शनिंग आपकी अच्छी चल रही है, आपके पास ये परफेक्ट कैपेसिटी है बॉडी के अंदर, आप प्रॉपरली, आपकी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं, दैट मींस आप फिजिकली एक्टिव हैं। अब यहां पर अगर कोई भी मेल फंक्शन होता है आपके किसी भी ऑर्गन के अंदर, अब इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, लैब से देख सकते हैं कि हमारा लीवर ठीक से वर्क कर रहा है, किडनी ठीक से वर्क कर रही है, तो यहाँ पर क्या है? फिजिकल हेल्थ को हम एग्जामिन भी कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ, प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ अगेंस्ट द एनवायरमेंट हजार्ड्स, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि एनवायरमेंटल हेल्थ डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल रीजन। अब एनवायरमेंट में हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर जो एयर है वो मिले, वाटर सप्लाई प्रॉपर मिले, कोई भी केमिकल हजार्ड सब्सटेंस हम ना कंज्यूम कर रहे हो, सोशल साइको सोशल जो रहते हैं उनकी वजह से हेल्थ अफेक्ट ना हो, तो वो आपकी किस तरह की हेल्थ है? एनवायरमेंटल हेल्थ है।
ठीक है। उसके बाद इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का मतलब है फीलिंग ऑफ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेंटल कॉग्निशन एंड रिसर्च इवॉल्व्स मेंटल एंड इमोशनल डायमेंशन वर सीन वन ऑफ द सेम थिंग बट एज more research become available at different engineering mental health can be seen as a knowing of cognition while emotional health refers to the feeling। अब इसको अच्छे से समझिए। देखिए जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो एक रिसर्च का पार्ट है कि कॉग्निशन आपकी कैसे काम नहीं कर रही है, आपको कॉग्निशन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दिस कम्स अंडर द मेंटल हेल्थ, ये डिसऑर्डर और डिजीज रिलेटेड आ जाएगी। इमोशनल हेल्थ व्हाट यू आर फीलिंग, एक्चुअली आपके जो इमोशंस हैं उस इमोशंस कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से डिजीज्ड हो या आपको मेंटल कोई प्रॉब्लम हो या मेंटल इलनेस हो, फीलिंग भी अफेक्ट होती है तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, वो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, मेंटल इलनेस को कॉज कर सकती है। तो ये आपकी इमोशनल हेल्थ हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें मेंटल हेल्थ, आपका ब्रेन प्रॉपरली, आपकी कॉग्निशन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि आप नॉर्मल स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, वर्किंग लाइफ और प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने मेंटल कॉग्निशन की हेल्प से आप अपने सारे के काम कर सकते हैं, तो आप मेंटल हेल्थ कैटेगरी में आएगा। मेंटल हेल्थ के किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, यानी कि आप मेंटल लेवल पर उन सारी चीजों को बैलेंस आउट करके चलते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, इंडिविजुअल सराउंडिंग द वर्ल्ड हो, कॉग्निशन को आप प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ के अंडर आ जाएगा। सोशल हेल्थ, देखिए हम सब सोशल क्रिएचर हैं, सोसाइटी में हम रहते हैं और हम उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं और सोसाइटी की वजह से हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब उस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, सिंपल मीनिंग है यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस, आप कनेक्शंस बना पा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, सोशली आपकी एक वैल्यू है, सोशल आपका एक कहा जाए स्टेटस है, these also the factors which contribute to the health। तो ऐसे फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं हेल्थ को मेंटेन करने में। अब इससे क्या, इंटरपर्सनल टाइज इंक्लूड का आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, रेस्पेक्ट है, इक्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग आर द सोशल एनिमल, सिंपल हमारे बार बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर द सोशल एनिमल। सोसाइटी के अंदर आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोशल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को हमको देखना पड़ेगा। अब जो आपका फोर्थ डायमेंशन है स्पिरिचुअल हेल्थ, देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ जितने भी रिलीजन है वो आपको एक सेंस ऑफ मीनिंग देते हैं, एक सेंस ऑफ फीलिंग देते हैं, मोरल वैल्यूज देते हैं, ये अच्छी खासी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। सोशली और रिलीजन में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मोरल वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि अनहेल्दी चीज़ों को ना खाना, किसी चीज़ से परहेज करना, फास्टिंग करना, दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द हेल्थ। तो फोर्थ डायमेंशन में क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन में रिड्यूसिंग, ये क्या काम करते हैं, स्ट्राइविंग फॉर मीनिंग, पर्पस मिलता है लोगों को एक पर्टिकुलर थिंग और इसकी वजह से हेल्थ भी आती है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि इसके अंडर स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है जिससे हम प्रॉपर एक गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। पहला है हेल्दी एंड मेंटेन डाइट। देखिए डाइट हमारा फ्यूल है, ह्यूमन बॉडी अगर हम मशीन की तरह उसको कंसीडर करें तो ह्यूमन बॉडी को नीड होती है एक प्रॉपर फूड की। अब फूड हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, फूड काम करता है एक फ्यूल की तरह। आप फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रॉपर जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारे आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को गेन कर पाए, उनको मेंटेन करके चलेंगे तो इससे क्या है, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आप बैलेंस डाइट खाइए जो हमारी बॉडी को नीड्स है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर प्रोटीन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन सब का कंज्यूम करिए, जैसे कि आपको एनर्जी देती है, स्टेमिना देती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के ऑल फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है, तो ये क्या है, अगर हेल्दी और मेंटेन डाइट कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिससे गुड हेल्थ मेंटेन की जा सकती है। दूसरा है बॉडी। अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी अगर मशीन की तरह हम समझ रहे हैं, एग्जांपल लेके, मशीन को आप यूज मत करिए, कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें जंग लग सकती है, काम नहीं करेगी। ऐसे ही बॉडी है, अगर आप उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सीधी बात है बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज आने लग जाएगी। आप उन ऑर्गन्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं, बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज, आपको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग कह लो, मसल ट्रेनिंग कह लो, वॉक कह लो, आपको करनी पड़ेगी। इससे क्या है, मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल हो सके, आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो सके, तो इससे क्या है, हर डिजीज का फैट का डिपोजिशन ना होने लगे। आप कोई काम नहीं करेंगे तो एनर्जी स्टोर होने लगे, आप खा रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, सीधी बात है फैट का डिपोजिशन होगा, स्ट्रेस भी होगा,
आपका इंप्रूव होगा, मूड मेंटेन करेगा, आपका वेट गेन ना होगा, बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात क्या है, क्लीन एनवायरनमेंट। अब जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट जरूरी नहीं बाहर का, अब जिस घर में भी रहना है वहां पर भी आप क्लीनलीनेस रखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए। दीज आर ऑल्सो द फैक्टर विच मेंटेन द गुड हेल्थ। क्लियर है? आप सेफ वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो आपके पास एक्सेसिबल है, आप हेल्थ एजुकेशन से अवेयर हैं, आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। तो ये सारी अवेयरनेस भी कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर गुड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, गुड हैबिट। अब गुड हैबिट्स क्या हो सकती हैं विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन योर गुड हेल्थ? सिंपल सी, फ्रेश एयर। आप फ्रेश एयर कंज्यूम कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। आप वॉक करने जा रहे हैं तो आपको फ्रेश एयर मिल रहा है, आपकी बॉडी भी मूव कर रही है, तो फिजिकल एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। प्रॉपर मैनर में आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं 3 बजे सो रहे हैं सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, जो आपके साइकिल है, सर्काडियन रिदम है, उसको आपने उल्टा सीधा कर रखा है, तो मेजर लेवल पर वो क्या करेगी, आपको अनहेल्दी करेगी, हेल्थ अफेक्ट हो सकती है उसकी वजह से। अब ये क्या है, प्रॉपर बॉडी को किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, हाइड्रेशन थ्रू द डे, सेल्फ मोटिवेशन, एक पॉजिटिव पर्पस होना चाहिए लाइफ के अंदर। दीज आर ऑल्सो द गुड हैबिट फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। रेस्ट एंड स्लीप। स्लीप एक ऐसा फैक्टर है हेल्थ के लिए, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो सर्काडियन रिदम गड़बड़ हो जाती है और उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस होने लगती हैं। तो रेस्ट, ओवर एक्सेसिव वर्क करने की वजह से स्ट्रेस होगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, आपको प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत है। जब भी कोई मशीन से हम बहुत ज़्यादा काम करा लेते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करा लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको रिलैक्स करना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि वो खराब ना हो जाए, सीधी बात है। तो आपको वापस से रिचार्ज होने के लिए रेस्ट एंड स्लीप जैसे प्रोसेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा फॉर गुड हेल्थ। एनहेंस द बॉडी फंक्शनिंग, रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव मेमोरी। वार्निंग क्या, इनएडुकेट रेस्ट लीड टू द फॉल इन कंसंट्रेशन एंड वर्किंग एफिशिएंसी। अगर आप प्रॉपर नहीं सो रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ब्रेन कितना प्रोसेस करेगा, सीधी बात है, तो फोकस जाएगा, हेल्थ भी गड़बड़ होगी। तो इन सारी चीजों को आपको देख के चलना है फॉर मेंटेनिंग द एसेंशियल हेल्थ। अब जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े जो हमारी गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है, ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर हमने अभी क्या क्या देखा, प्रॉपर अगर आप डाइट मेंटेन नहीं करेंगे तो ये कंट्रीब्यूट करेगा आपकी हेल्थ खराब करने में। स्लीप अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो ये भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज, अभी जस्ट मैंने बताया, अगर आपकी बॉडी में कोई एक्सरसाइज नहीं कर, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, अल्टीमेटली फैट डिपोजिशन होगा, अनहेल्दी लाइफ की वजह से, स्टाइल की वजह से आपको हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। हैबिट्स हैं, आपकी डेली हैबिट्स हैं, स्मोकिंग की हैबिट्स हो सकती है, अल्कोहलिज्म की हैबिट हो सकती है, और ऐसी कोई भी हैबिट जो बॉडी को अफेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें पर्सनल लेवल पर आती हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, दूसरा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। देखो, एजुकेशन आपको अवेयरनेस देती है कौन सी चीज आपके लिए हार्मफुल है, क्या फूड कॉम्बिनेशन आपके लिए हार्मफुल है, जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसी हैं, इम्प्रॉपर डाइट तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, आपको अगर कोई अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं डिजीज रिलेटेड, तो आप अवेयर रहेंगे कि आप कैसी जो आपकी हेल्थ उसको मेंटेन कर पाएं, बेटर डिसीजन ले पाएंगे, बैड हैबिट्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो एजुकेशन डायरेक्टली लिंक करती है आपके किससे, हेल्थ से, और ये फैक्टर हो सकता है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। कल्चर, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल, बिहेवियर, फ्रेंड सर्कल, हैबिट ये होती हैं। अब कल्चर क्या, आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जिनका सीधा काम है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर अनहेल्दी उनकी लाइफस्टाइल है, रात भर जग रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, बट अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म पे जाके अफेक्ट करेगा। आपका कल्चर कैसा है, वहाँ पर कैसे लोग आपके साथ में रहते हैं, फैमिली में बिहेवियर कैसा है, तो सीधी बात है ये भी फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, फैमिली में कोई हिस्ट्री है ऐसी डिजीजेस की जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर फैमिली के अंदर नॉर्मल सिम्टम्स को, हेल्थ को, इम्प्रॉपर हैबिट्स को उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। डिजीज प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलनेस एंड प्रमोट द हेल्थ, वहाँ पर इलाज कराने के लिए वो प्रोत्साहित नहीं करते हैं, फिर उसको सीरियस नहीं लेते हैं, तो ये भी कारण हो सकते हैं हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंट का तो मैंने सीधा बता दिया आपको, सीधी बात है, आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जिस भी रीजन में रह रहे हैं, उस रीजन के अंदर अगर एनवायरमेंट जो है वो ठीक नहीं है, आपको गुड क्वालिटी ऑफ एयर नहीं मिल पा रही है, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं मिल पा रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं है,
स्लम एरियाज हैं तो वहां पर जितने भी सराउंडिंग हजार्ड्स हैं वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर खराब है, हजार्डस सब्सटेंस हैं, वाटर एंड एयर हो सकते हैं, तो ये भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। हेरिडिटरी, जेनेटिक जो आपके जीन्स हैं बॉडी टू जहाँ से कहा जाए तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एग्जांपल मेंटल हेल्थ डिफिशिएंसी, डायबिटीज जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है बच्चों में, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपके फैक्टर को हेल्थ को अफेक्ट करने में। अब बात कर लेते हैं डिजीज। हम सब जानते हैं डिजीज क्या होती है, डिजीज जिसके बारे में हम जानते रहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। अभी हमने हेल्थ पढ़ा, हेल्थ क्या होती है, गुड चीजें, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब डिजीज को पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में डिजीज क्या है। डिजीज दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और ईज। ईज का मतलब होता है आपका नॉर्मल कोई भी काम जो चल रहा है, इजीली काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शनिंग है, कुछ भी चीजें उसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाना, यानी कि डिस्टरबेंस इन नॉर्मल कंफर्टेबल स्टेट ऑफ द बॉडी। एक ईज है बॉडी की, स्टेट है नॉर्मल, उसमें कोई डिसफंक्शन हो गया, कॉल्ड एज अ डिजीज। अब ये डिजीज कैसी हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिजीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजीज इज any abnormal condition of the body or mind that causes discomfort, pain, dysfunction or reduce the quality of life of a person called as a disease। अब डिजीज हमारे कई तरह की हो सकती है। डिजीज को जैसे क्या बताया, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो नॉर्मल नहीं है। अब ये क्या करती है, बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्कंफर्ट हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। अब डिजीज सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, डिजीज के आपके बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर हम सिर्फ कॉज की बात करें कि बेस्ड अपॉन कॉज, तो इसके 4-5 टाइप हैं। जैसे कि अगर डिजीज हो रही है ड्यू टू इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो जा रही है, लाइक बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, कोविड-19 हो गया, टाइफाइड हो गया। ऐसे कॉजेटिव एजेंट जो बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं, इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिजीज के अकॉर्डिंग। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर एग्जांपल कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, जो स्प्रेड तो नहीं होते लोगों के बीच में बट अफेक्ट करते हैं, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैटेगरी में आते हैं। जेनेटिक, अब ये क्या है, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में जो ट्रांसफर होती है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये आपके जेनेटिक लेवल के डिजीज हो जाती हैं। डिफिशियंसीज आपकी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जैसे कि एनीमिया हो गया, स्कर्बी, रिकेट्स, आपका जो फूड है उसकी डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। डीजनरेटिव, जैसे कि बॉडी के जो पार्ट हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, सर्टेन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज की वजह से क्या होते हैं, कॉज होने लगते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, अल्जाइमर, पार्किंसन, दीज आर एज अ डीजनरेटिव डिजीज कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर हम सिर्फ कॉजेज की बात करें, किन कारणों की वजह से हो रहा है, ड्यूरेशन के बेसिस पर हम डिजीज को डिफाइन करते हैं किसमें, एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट का सिंपल मतलब है कि सडनली आएगा, शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, जैसे कॉमन कोल्ड, डेंगू, और फैटिग हो जाएगा, तो वो आपका एक्यूट। क्रोनिक में क्या होगा, ये स्लोली डेवलप होते हैं, प्रोग्रेसिवली डेवलप होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक रुकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, टीबी, अस्थमा, और कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि आपकी इनक्योरेबल होती हैं। ठीक है, तो जैसे हाइपरटेंशन हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, इनक्योरेबल है। बेस्ड अपॉन द ओरिजिन कैसा है आपकी डिजीज का, कंजेनाइटल है या एक्वायर्ड है। अगर आपका बर्थ से है, वो हार्ट डिफेक्ट्स है, आपके बर्थ से, आप जब पैदा होते तभी से वो डिफेक्ट्स है, वो कंजेनाइटल हो गया। एक्वायर्ड, आपका बर्थ के बाद आपने उस डिजीज को एक्वायर्ड किया, आपकी बॉडी के अंदर वो डिजीज आ गई है आफ्टर बर्थ, तो वो आपकी एक्वायर्ड कैटेगरी की आएगी। तो दीज आर द टाइप ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं पब्लिक हेल्थ क्या होती है, क्योंकि हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ रहे हैं, और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के अंदर हम वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर पब्लिक हेल्थ आती है। हमने सिर्फ हेल्थ पढ़ा, हेल्थ पे हम बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ क्या होती है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग इस कंप्लीट स्टेट है नोन एज अ हेल्दी पर्सन, या उसको हम हेल्थ डिफाइन करेंगे। पब्लिक हेल्थ में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, एक लार्ज सोसाइटी या कहा जाए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। उसको देखना, उसको स्टडी करना, उसको मैनेज करना कम्स अंडर द पब्लिक हेल्थ। डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के एफर्ट से एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर डिजीज को कम करना, हेल्थ को प्रमोट करना किस कैटेगरी में आता है, आपका पब्लिक हेल्थ कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहां तक? और ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पेशेंट की हम
बात नहीं कर रहे हैं उसको ट्रीट करना है, आपकी जो प्रॉपर पॉपुलेशन है उसको, उस एंटायर पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए काम करना नोन एज अ पब्लिक हेल्थ। जैसे कि बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज चलाई जाती हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं जो कि आपके किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब की कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमारे पास डिफरेंट जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा, साइंस एंड आर्ट, तो साइंटिफिक मेथड्स होंगे। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया की, इस पर्टिकुलर सोसाइटी की हेल्थ कैसी है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स, टर्म्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें, कोई भी स्टडी जो एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर बताती है कि इस एरिया में, इस पॉपुलेशन में इतने लोग हैं जो डायबिटीज से अफेक्टेड है, इतने लोग हैं वो कैंसर से अफेक्टेड है, यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना और डेटा को कलेक्ट करना नोन एज अ एपिडेमियोलॉजी। स्टडी ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड इन अ पॉपुलेशन, हु गेट्स अफेक्टेड एंड व्हाई, ये आपके एपिडेमियोलॉजी में आता है। हेल्थ प्रमोशन, सिंपल मीनिंग है एजुकेट करना पीपल्स को, जो वहाँ पे लोग हैं उनको अवेयर कराना कि कैसे कैसे डिजीज हो सकती है, उनकी हेल्दी लाइफ हैबिट्स को बताना, अच्छा खाना खाएं, फूड को प्रमोट करें, हेल्दी फूड को प्रमोट करें, अनहेल्दी फूड से प्रिवेंशन के मेथड बताएं, डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो गए और आपके स्क्रीनिंग मेथड्स हो गए, हेल्थ चेकअप्स हो गए, ये आपके डिजीज प्रिवेंशन के मेथड होते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ, आप पब्लिक को गाइड कर सकते हैं, क्लीन वाटर के लिए सप्लाई प्रॉपर दें, दीज कम्स अंडर द ड्रेनेज वाला सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके अपनाए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जहाँ पर लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हजार्डस वर्कर्स, हजार्डस केमिकल्स में जो काम करते हैं, उनके पास प्रोटेक्टिंग मास्क हैं, उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी जॉब से रिलेटेड अवेयर कराना कि कौन सा केमिकल आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके एक्सपोजर में आपको डिजीज हो सकती है, कोयले के खदान में कोई काम कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाना और उनके लिए प्रोटेक्टिव काम करना कम्स अंडर आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में सेफ डिलीवरी हो, इन्फेंट केयर प्रोवाइड की जाए, इम्यूनाइजेशन किया जाए जिससे कि डिजीज की अकरेंस को बचाया जा सके ऑफ चाइल्ड के, तो ये आपके उस पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ की कैटेगरी में आता है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे क्या है कि एक पर्टिकुलर पब्लिक के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसको प्रमोट किया जा सके, अवेयरनेस बताई जा सके कि कैसे डिप्रेशन अफेक्ट करता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे सोसाइटी के अंदर वो स्टिग्मा है जिसको दूर किया जा सकता है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। अवेयरनेस के लिए हेल्पलाइन सेंटर्स बनाए जाएंगे जिससे मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। हेल्थ पॉलिसीज लॉन्च करी जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है, प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, मेंटेन करती है पब्लिक हेल्थ के अंदर आपके, जैसे कि अभी की हम बात करें तो आयुष्मान योजना जो है उसमें पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन किया जा रहा है, पैसे भी दिए जाएंगे, जो जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी प्रमोट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है पब्लिक की हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। गोल्स क्या होते हैं कि एक पब्लिक की हेल्थ को आपको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है डिजीज बर्डन इन द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी डिजीज जो बहुत ज़्यादा तेज फैल रही है उसका बर्डन ना हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर किसी को डिजीज हो भी गई है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ का जो ईयर है, जितने ज़्यादा लोग जी सकते हैं, वो उसको इंक्रीज करना। एंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ऐसा ना हो जिसके पास पैसा नहीं है तो प्रॉपर उसको हेल्थ या हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है। सबके लिए जो हेल्थ है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इक्वल हो। रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी, जितने भी बेबीज का है और मैटरनल केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये आपके गोल होते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम पब्लिक हेल्थ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ कैसे आपकी इवेलुएट की जाती है। तो पब्लिक हेल्थ को इवेलुएट करने के लिए क्या करते हैं, टू नो हाउ हेल्दी पॉपुलेशन इज, वी यूज मेजरमेंट कॉल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो डिफरेंट हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम ये देख सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, उसमें हेल्थ और हेल्दी है या नहीं है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, पर पर्सन में, या हम कहें कितने नंबर ऑफ डेथ होती हैं 1000 पर्सन्स में पर ईयर, उसको चेक करना कि एक साल के अंदर 1000 लोगों में से कितनी डेथ हुई पर ईयर, उसको चेक करना। इससे पता चलता है कि मोर्टेलिटी रेट कैसा है पॉपुलेशन का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, इसमें डेथ ऑफ चिल्ड्रंस देखा जाता है, बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स में देखा जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है कि डेथ ऑफ मदर्स एज पर 1 लाख लाइव बर्थ, कितनी बर्थ हो रही है उनमें से किसी अगर मदर की डेथ होती है, इन्फेंट की डेथ होती है, नंबर ऑफ
पेशेंट की या पॉपुलेशन में डेथ होती है, जिसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि एक सोसाइटी कितनी हेल्दी है, वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही नहीं की जा रही हैं, इन सब से हम पता लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, अगर कोई डिजीज है उसका इंसिडेंट रेट कैसा है, कहीं पर टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसका इंसिडेंट रेट कैसा है, कि हर साल कितनी बार वो हो जाता है, कितने लोगों को अफेक्ट करता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने बढ़ रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी अफेक्टेड थे वो ज्यादा वल्नरेबल है अफेक्ट होने के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यू केसेस हो गए, डिजीज ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, प्रेवलेंस रेट कहता है कितनी बार वो अकर हो जाती है, बार बार सीजनल डिजीजेस हैं या सीजनल इन्फेक्शंस हैं, और एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, मॉर्बिडिटी के अंदर आता है। तो इन इंडिकेटर से भी हम पब्लिक हेल्थ का पता लगाते हैं। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, आप आपकी हाइट, वेट ऑफ चिल्ड्रन का चेक कर लेते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनकी हाइट और वेट पर कैसा अफेक्ट पड़ता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हेल्थ अफेक्ट होती है, रेट ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैसा है, अंडर 5 ईयर एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखें, परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर बर्थ वेट जो होता है वो कम होता है, उसकी परसेंटेज को चेक करते हैं, जिससे भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर को देख लेते हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी कि जो लिटरेसी रेट है पॉपुलेशन का, स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट कैसा है, वो एक हेल्थ इंडिकेटर की निशानी है। पर कैपिटा इनकम कैसी, देखिए अल्टीमेटली मनी इज द मेजर थिंग जिससे हेल्थ, फूड सब कवर होता है। तो पर कैपिटा इनकम कैसी है, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है एंड सैनिटेशन है, दीज आर द इंडिकेटर। अगर किसी एरिया में पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है या पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं कंज्यूम करेंगे, मजबूरी है उनके पास, तो वहाँ पर ऐसे इंडिकेटर दिखेंगे कि वहाँ पर लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, उनको कॉलरा का इन्फेक्शन हो रहा है, सीरियस कोई डिजीज हो जा रही है। तो दीज आर द इंडिकेटर जिससे हम पता लगाते हैं कि पब्लिक की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर, नंबर ऑफ डॉक्टर पर पॉपुलेशन के पास, 1000 पॉपुलेशन के बाद नर्सेज और डॉक्टर कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने, बेड्स कितने अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इम्यूनाइज कितने हो रहे हैं उस पर्टिकुलर जोन के अंदर। तो अगर हम इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे इंडिकेटर्स को एनालाइज करें, साइंटिफिकली इवेल्युएट करें, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर सोसाइटी है, पर्टिकुलर जो पब्लिक है, वो कितनी हेल्दी है, वहाँ पर हेल्थ कैसी है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स, नाम याद रखिएगा, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर और हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर। क्लियर है? ठीक। अब सपोज करिए जहां पर हम बात कर रहे हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझ लिया, डिजीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझ लिया। इफ ऐसे चीजें हो रही हैं, पब्लिक में डिजीज फैल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रिवेंट भी तो करना है। तो प्रिवेंशन के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? तो प्रिवेंशन के मेजरली 3 मेथड पड़ते हैं, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन, हम मेजरली इसमें पढ़ते हैं। प्रिवेंशन की अगर सिंपल मीनिंग में बात करें हम, क्या होता है इसका मतलब कि स्टॉपिंग द डिजीज फ्रॉम द अकरिंग और स्प्रेडिंग। आपका प्रिवेंशन का मेथड सिंपल हिंदी में कहें, बचाव करना, आपके डिजीज होने से पहले और हो गई है तो उसको स्प्रेड होने से पहले रोकना, comes under the prevention। कंट्रोल का मतलब क्या है? reducing the frequency and effects of the disease in a population। बहुत ज्यादा तेजी से लोगों में ना फैले, बार बार ना फैले, और उसका इफेक्ट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको रोक लेना, कंट्रोल करना, वो आपका कंट्रोल के अंदर में आता है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन, जब डिजीज होने से पहले क्या क्या किया जा सकता है जिससे क्या है, डिजीज होने से पहले बचाया जा सके पॉपुलेशन को। देखो वैक्सीनेशन कर सकते हैं, जिससे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, पोलियो, बीसीजी वगैरह की अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेट कर देंगे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, वहां पर बच्चों को, तो उनमें डिजीज होने के चांसेस कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि डिजीज होने से पहले रोकने के जितने भी उपाय हैं, अवेयर करेंगे उनको, एजुकेट करेंगे कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, सैनिटेशन कैसे मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, हेल्थी डाइट मेंटेन करनी है, कोई भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करनी है, अनहेल्दी हैबिट्स नहीं फॉलो करनी है। ये क्या करेंगे? बैलेंस डाइट वगैरह फॉलो करेंगे। ये कम्स अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि डिजीज होने से पहले जो भी पैरामीटर्स हैं जो आपके हेल्थ को या डिजीज को कॉज करा सकते हैं, उनमें क्या करना है? उनमें प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, बैलेंस डाइट फॉर इम्यूनिटी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। वेक्टर कंट्रोल करेंगे जिससे क्या स्प्रेड ना हो, इंसेक्टिसाइड चलाएंगे मलेरिया, डेंगू के मच्छर को मारने के लिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन के लिए
अवेयरनेस फैलाएंगे, हाथों को वॉश करना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए, टूथ और आपके प्रॉपर रोज रेगुलर नहाना चाहिए, सेफ सेक्स एजुकेशन ताकि प्रिवेंट कर सके HIV और एड्स वगैरह से, STD वगैरह से, तो ये भी एजुकेशन देंगे। सेफ सेक्स आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मास्क, ग्लव्स, या अगर कोई वर्कर है जो काम करता है तो उसके केमिकल हजार्डस से, उस एक्सपोजर से वो कैसे बच सकता है। तो ये आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कैटेगरी में आते हैं। फिर बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। अगर डिजीज हो जा रही है किसी भी इंडिविजुअल में या पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, तो अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली डिटेक्शन हो, जिससे क्या है हम जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सके और उसको स्प्रेड होने से रोक सके। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में मोस्टली क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। गोल क्या है, डिटेक्ट अर्ली बिफोर सीरियस कंडीशन ना हो जाए, बहुत ज्यादा तेजी से लोगों में फैल ना जाए, उसको ट्रेस करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे इक्वली। ये आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ब्लड चेक कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, कैंसर, आई चेकअप्स, कैंप्स लगा सकते हैं, जिससे क्या हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस के लिए फाइंडिंग करेंगे डिजीज का, और अगर वो क्यूरेबल है तो उसको जल्दी से जल्दी क्योर करने की कोशिश करेंगे, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए इमीडिएटली, ताकि वो एक लार्ज पॉपुलेशन में ना फैले। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देखें, कहीं से अगर किसी के कॉन्टैक्ट में वो आ रहा है तो उन सबको ट्रेस करेंगे, इसकी वजह से और लोग भी अफेक्ट हुए होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना, स्क्रीन करना, ट्रीटमेंट देना आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है। अब लार्ज स्केल पे हम बात करें, नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन। अब जिन लोगों को डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, इनक्योरेबल है, पब्लिक में है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना, डिसेबिलिटीज को कम करना, रिहैब सेंटर्स ओपन करना, मिनिमाइज द सफरिंग एंड प्रोवाइड द हेल्प रिकवरिंग द डिजीज जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है। इस टाइम पे आपका चलेगा क्या, ट्रीटमेंट या पॉलिसीज फ्रेमिंग चलेंगी जिन लोगों को हो चुकी है, जैसे कि रिहेबिलिटेशन कराएंगे, फिजियो आफ्टर द स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। डिसेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए लिविंग वेल डिस्पाइट परमानेंट डिसेबिलिटीज जो है उनको प्रॉपर एक कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। पैलिएटिव केयर करेंगे, कंफर्ट केयर फॉर टर्मिनल पेशेंट्स के लिए बात करेंगे, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, फुट केयर इन डायबिटीज, सपोर्ट ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ, सोशल सपोर्ट के लिए। यानी कि एक पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है, डिजीज है, उसके लिए जो भी प्रिवेंशन मेथड हम कर सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमिंग कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी केयर, सपोर्ट वाली केयर, तो वो आपके टर्सरी प्रिवेंशन के अंडर में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे सोशल कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, डिजीज कॉज होती है। डिजीज इजंट जस्ट द जर्म्स, डिजीज कोई सिर्फ जर्म्स की वजह से नहीं होती है, सोशल कंडीशन प्ले करती हैं ह्यूज रोल, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। यानी कि सोशल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। दीज आर द रीजंस। पहली है पॉवर्टी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं गरीबी। साफ सीधी बात है, अगर किसी के पास अच्छा खासा पैसा नहीं है, वो अपनी डेली लाइफ बेसिक नीड्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फूडिंग नहीं मिल पा रही है, टाइम पे मेडिसिन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, पॉवर्टी की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर हेल्थ के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये सोशल कॉजेस हैं, तो जिसमें हम देख लेते हैं, कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिएंट्स फूड, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, ओवर क्राउडेड जगह में रहते हैं, डर्टी प्लेसेस में रहते हैं, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क है, पुअर चिल्ड्रन हैव हायर स्टनिंग, एनीमिया की कंडीशन रहेगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पर डेथ को भी हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो दीज आर द सोशल फैक्टर, जिसके अंदर पॉवर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक पॉपुलेशन की हेल्थ को बहुत लार्ज लेवल पर अफेक्ट करता है। जो आपके लो इकोनॉमिक कंट्रीज होती हैं, लो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ पर प्राइमरी जो इनकम है वो उसी का सोर्स बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ओवर क्राउडिंग। छोटी सी एक जगह, छोटा सा एक रीजन जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, अब वो जो जगह है वहाँ पर एक साथ रहेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन आप मेंटेन नहीं कर सकते, हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज अगर हो गई बहुत जल्दी आपस में फैल सकती है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या है, डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, स्लम्स एरियाज होते हैं, एयरबॉर्न डिजीज बहुत जल्दी फैलती है, जैसे कि टीवी, कोविड, स्प्रेड बाय द क्लोज कॉन्टैक्ट, वहाँ पे लोग रहते हैं, पुअर वेंटिलेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे ज़्यादा होती हैं, शेयर्ड करेंगे टॉयलेट्स को तो डायरिया, कोलेरा जैसी बीमारियाँ होती हैं ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग। नेक्स्ट, पुअर सैनिटेशन।
एंड क्लीन वाटर। सैनिटेशन, देखिए साफ सफाई सिंपल सी बात है, आप साफ सफाई रखेंगे तो हेल्थ को आप प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, कोई ओपन डिफेक्शन कर रहा है, कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं सॉइल में, और इसकी वजह से टाइफाइड और कॉलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है। गार्बेज में आपने कूड़ा कहीं बाहर फेंक रखा है, कहीं पर पानी इकट्ठा हो रखा है, पानी भर रखा है, घर में भी कोई सैनिटेशन नाम की चीज़ नहीं है, तो सीधी बात है ये एक फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। कुछ लोगों के साथ में सोशल इनजस्टिस या सोशल स्टिग्मा हम जिसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट को लेके, माइनॉरिटीज को लेके, वुमेन जिसके पास लेस हेल्थ केयर एक्सेस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, नेग्लेक्ट वुमेन्स नीड्स को, सोशल एक्सक्लूजन, इंक्रीज मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर कोई पागल है तो उसको एलिमिनेट करने की बात करते हैं, बाहर निकालने की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर। यानी कि सोसाइटी के लेवल पर अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस करना, ये भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और ये सोशल कॉजेज हैं जो आपके हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इलिटरेसी, इलिटरेसी सिंपल सा मीनिंग है, इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन। आपको डिजीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, आप क्या फूड खा रहे हैं, आपको हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन करनी है, तो ये भी हेल्थ के एक सोशल कॉजेस के अंदर आते हैं। इसमें क्या होगा, डू नॉट नो बेसिक हाइजीन इंपॉर्टेंस क्या होती है, वैक्सीनेशन का क्या काम है, और अर्ली ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए। कोई बीमार पड़ा है, अरे नॉर्मल सा बुखार है, कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, फालतू का खर्चा हो जाएगा। अनहेल्दी फूड खाए जा रहे हैं, तो ये इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन की बात है। सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं कि इसको तो पता नहीं किसी ने भूत ने पकड़ लिया होगा, तो एक काम करते हैं बाबा को दिखा देते हैं और हो जाएगा ठीक। फीमेल इलिटरेसी अफेक्ट द चाइल्ड हेल्थ। अब जो फीमेल को अगर आप प्रॉपरली एजुकेशन नहीं देंगे तो वो अपने चाइल्ड की केयर कैसे करेगी, प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन कैसे मेंटेन करेगी, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन को कैसे देखेगी अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है। तो ये भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, सीधा अफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा रीजन। देखिए एक ऐसा युवा जिसके पास जॉब नहीं, काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर पैसा नहीं आ रहा, सीधी बात है, तो उसको वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे, प्रॉपर हाउसिंग के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, मेडिसिन के, सब के लिए पैसे। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या करती है, सीधी बात है, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस देगी, मेंटल चीज़ों को प्रॉब्लम करेगी, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस होगा, इम्यूनिटी वीकन होगी, अफोर्ड नहीं कर सकते आप हेल्थ, फूड, हाउसिंग। इससे क्या है, लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ड्रग्स में चले जाते हैं, जिससे क्या है एक शॉर्ट टर्म का रिलीफ मिलता है, और जब स्ट्रेस रिलीफ इस पर्टिकुलर वजह से और ज़्यादा होगा, आपके पास पैसे तो ऑलरेडी नहीं और आप अल्कोहल ड्रग्स में चले गए, तो मेंटल लेवल से गए और नॉर्मल लेवल से तो गए। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन सिंपल मीनिंग है कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होगी, अनहेल्दी लाइफ हो जाएगी, और बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो बॉडी के अंदर डिसफंक्शन होगा, सिंपल सी में आप और ज़्यादा सिक हो जाएंगे, स्लो रिकवरी हो जाएगी। कॉमन लोअर इनकम चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह में मेल न्यूट्रिशन होता है, तो जो आने वाले बच्चे उनके अंदर भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी। बेड हाउसिंग कंडीशन, डंप, डार्क, पुअरली वेंटिलेटेड, प्रमोट्स बैक्टीरियल फंगाई, नॉट कुकिंग स्पेस, स्मोक इनहेलेशन, एस्पिरेटिंग, नॉट क्लीन वाटर इनसाइड वाटर बॉर्न डिजीजेस। सिंपल, अपने घर को अलग अलग कारण की वजह से गंदा रखना, पानी को इकट्ठा करना, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन ना करना, दीज आर द फैक्टर्स विच कॉज द हेल्थ को जो अफेक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जिनको हम डिजीज कॉजेशन थ्योरीज बोलते हैं। डिजीज कॉज होने की क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल थ्योरी। आज से पहले ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसने पिछले जन्म में या उसने कोई पाप किया जिसकी वजह से भगवान उसको क्या कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। सुपरनैचुरल थ्योरी, आत्मा भूत प्रेत का चक्कर है इसके ऊपर, ये तो भूत ने इसको पकड़ लिया जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हो रही है, इसलिए पागलपन, मृगी के दौरे इसको पड़ रहा है। जिनको एपिलेप्सी पहले होती तो उनको मानते थे कि इसके ऊपर भूत चढ़ा है इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहा है। तो सुपरनैचुरल थ्योरीज में ज़्यादा बिलीव करते थे कि इस कारण से क्या हो सकता है, लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है। तो इसमें क्या कहते हैं, गॉड पनिशमेंट है, किसी भूत या प्रेत ने उसको पकड़ रखा है, इसके शरीर में तो आत्मा घुस गई है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज की कंडीशन है। ट्रीटमेंट क्या होता था, इसको ओझा के पास ले जाओ, किसी विच क्राफ्ट वाले काम कराओ। और अर्ली थ्योरीज में यही सारी की सारी चीजें क्या होती थी, मानते थे कि जो आपकी डिजीज है वो सुपरनैचुरल या फिर किसी एक
अदृश्य शक्ति की वजह से हो रही हैं। तो ये बिलीफ चलते थे आपके डिजीज के कॉज होने में। फिर आते हैं जर्म्स थ्योरी। जर्म्स थ्योरी 19th सेंचुरी में कोच के जो पोस्टले वगैरह उन्होंने दिए थी कि आपकी बॉडी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जा रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो इन्फेक्शन कॉज कर दे रहा है। और जब वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो बॉडी के अंदर क्या हो जा रहा है, डिजीज हो जा रही है, सिंपल मीनिंग में। अब 1 to 1 हर एक पर्टिकुलर डिजीज के पीछे एक सिंगल जर्म होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है। मान लेते हैं 10 लोगों ने कंटामिनेटेड वाटर पिया, 3 लोगों को कॉलेरा हो गया, 7 लोगों को क्यों नहीं हुआ, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? तो क्या सिर्फ 3 लोगों की इम्यूनिटी वीक थी या 3 लोगों के अंदर ही वो बैक्टीरिया वायरस गया जिसकी वजह से डिजीज हो गई? तो ये जर्म थ्योरी बताई जाती थी, जो कि काफी उस टाइम पे मानी जाती थी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई जर्म्स प्रेजेंट है और जर्म्स की वजह से क्या इन्फेक्शन हो रहा है और डिजीज कंडीशन आ रही है। एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेट्स, यानी कि जितने भी आपके एपिडेमियोलॉजिकल इंटरेक्टिंग कंपोनेंट, जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट है, न्यूट्रिशनल फिजिकल केमिकल सोशल, न्यूट्रिशनल फिजिकल केमिकल सोशल, और होस्ट क्या ह्यूमन है, एज, जेनेटिक, इम्यूनिटी, मल्टीपल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो सकता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोसोशल, ये तीनों एक साथ आएंगे और ये हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। एजेंट यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, होस्ट ह्यूमन बॉडी है, एनवायरनमेंट, इन तीनों का ट्रायड मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों अफेक्ट हो रहे हैं। दीज आर द रीजन जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। मल्टीफैक्टोरियल का क्या हो सकते हैं, कॉजेशन पैटर्न जो होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो मल्टीपल लेवल पर आते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, हेल्थ या डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे कि फैट प्लस कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और उसके ऊपर से तुमने 2-4 सिगरेट पी ली, स्मोकिंग कर ली, अब आपको ओबेसिटी भी है, लो एक्सरसाइज है, फैट का डिपोजिशन भी हो रहा है, ऊपर से सिगरेट पी ली है, तो आपका क्या होगा, हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। सिंपल। तो मल्टीपल कॉजेस यानी कि डिफरेंट कॉजेस जो हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करके एक डिजीज को कॉज कर रहा है, तो मल्टीपल रीजंस यहाँ पर आ जाते हैं। वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरीज, वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरीज का मतलब क्या है, लिंक होती हैं एक दूसरे से। स्ट्रेस हो रहा है तो स्मोकिंग कर लेते हैं, अब स्मोकिंग वजह से क्या होगा, फैट डिपोजिशन होगा, ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी डायरेक्टली क्या करेगी, हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है, हाइपरलिपिडेमिया कॉज कर सकती है। अब इन सब की वजह से अलग अलग डिजीज होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर दूसरे की डिपेंडेंसी और दूसरे की डिपेंडेंसी होने की वजह से डिजीज हो रही है, वो आपके वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी के अंदर आते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 थ्योरी पढ़ी। पहला आपका क्या है, सुपरनैचुरल थ्योरी, यानी कि किसी भी अदृश्य शक्ति या इवल या गॉड पनिशमेंट की वजह से मान लेना इन सब के लिए, तो वो आपकी सुपरनैचुरल थ्योरी। जर्म थ्योरी स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो डिजीज कॉजेशन थ्योरी आती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या, एनवायरनमेंट, एज और होस्ट, इन दोनों के बीच का बैलेंस बिगड़ गया है, जेनेटिक रीजन पर, इम्यूनिटी रीजन पर, ये सारे किसमें आते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल आपके ट्रायड के अंदर है। मल्टी फैक्टर यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है किसी डिजीज को कॉज कराने के लिए। वेब ऑफ कॉजेशन, एक की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है तो उसकी वजह से डिजीज हो सकती है। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज, जिसके बारे में हमने अभी देखा। बहुत सारे सोशल कॉजेज हमने देखे थे कि आपका सोशल ग्रेडियंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, अर्ली लाइफ हो गया, सोशल एक्सक्लूजन हो गया, वर्क हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, एडिक्शन हो गया, फूड हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट। सोशल कॉजेज में क्या है, एनवायरमेंट, सोशल डिटरमिनेंट्स, इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, यानी कि डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती है सिक की। और इस टॉपिक की हम सिंपल बात करें, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिक, सोशल रिलेशनशिप, स्मॉलर सपोर्ट ग्रुप्स, आइसोलेशन ड्यू टू द डिसेबिलिटी और इलनेस, यानी कि सोशल फैक्टर्स जहां पर डिफरेंट कारण की वजह से क्या हो सकता है, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। यानी कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है, उसको सोशली आप आइसोलेट कर दो, उसको स्ट्रेस होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी पर्टिकुलर हेल्थ अफेक्ट होगी। या सोशली किसी को एलिमिनेट कर देना, आइसोलेट कर देना, डिस्क्रिमिनेट कर देना, वो भी अफेक्ट करेगा। एजुकेशन की बात तो बता ही दिया कि लैक ऑफ फंड्स, एक्सपेंस, हायर ब्रेन ड्रेन जो होता है, प्राइमरी इशू हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो सारी की सारी चीजें रहेंगी। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। दीज आर द सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक। अब सोशल प्रॉब्लम सिक की हम बात करें एक इंडिविजुअल लेवल पर, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, व्हेन अ पर्सन फॉल सीरियसली इल दे फेस फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी इंडिविजुअल बीमार पड़ जाता है तो उसके साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आएगी क्योंकि उसकी बॉडी अफेक्टेड है, सोशल कनेक्शंस कम हो जाएंगे और इमोशनल फेल यानी कि उसकी फीलिंग्स अफेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि क्या है, लॉस ऑफ इनकम, आप बीमार हैं, काम कैसे करेंगे,
आप काम कैसे करेंगे तो इनकम कैसे आएगी, तो लॉस ऑफ इनकम गया, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। आप बीमार है तो आपका इलाज चला तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो आप वर्क नहीं कर सकते, इनकम लूज हो जाती है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, सेविंग जो आपने करी है वो चली जाएंगी, पुअर डेप्ट हो जाएगा। तो दीज आर द सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक। एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ बर्डन आ जाता है। अगर फैमिली मेंबर भी कोई बीमार है, जो कि मेन कमाने वाला था वही बीमार हो गया, उसके ऊपर पैसा लग रहा है, उसने सेविंग करी है, वो भी खर्च हो जा रही है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है। लॉस ऑफ सोशल रोल एंड स्टेटस, आप फुलफिल नहीं कर सकते रोल एज अ पेरेंट, वर्कर, कम्युनिटी मेंबर, फील यूजलेस और लूज आइडेंटिटी। आप सीरियसली बीमार हो गए, आपकी घर में जरूरत है, आप जिस जॉब में जाते थे वहां पे जरूरत है, तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका रोल स्टेटस सब चेंज हो जाता है ड्यू टू सिकनेस। डिफिकल्टी एक्सेसिंग हेल्थ केयर, पुअर ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करता है, यानी कि जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है वो एक्सेसिबल नहीं है, हाई कॉस्ट है, लॉन्ग वेट हो रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, रूरल एरियाज में हैं आप, लैक ऑफ डॉक्टर की प्रॉब्लम हो सकती है, वुमेन नीड मेल परमिशन इन द अगर वो कंजर्वेटिव फैमिलीज में रह रही हैं जहाँ पर परमिशन चाहिए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है पर्सनल, तो उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वो पहले परमिशन लेते हैं, आफ्टर दे कैन गो टू हेल्थ चेकअप या हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जा सकते हैं। सोशल आइसोलेशन, अगर बीमार पड़ जाते हो, घर में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई, आपको ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप अफेक्ट हो, तो सोशल आइसोलेशन मिलता है दोस्तों से, रिलेटिव से, स्पेशली इन्फेक्शन, अगर आप इन्फेक्शन डिजीज है तो आप लोनली फील करोगे, कट ऑफ फील करोगे। एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत लोनलीनेस, कोई बात करने के लिए नहीं है, आप पूरे दिन ऐसे ही पड़े हो, तो ये भी सोशल आइसोलेशन के अंडर आ जाता है। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा जैसे कि HIV है, एड्स है, टीबी है, लेप्रोसी है, मेंटल इलनेस है, तो सोसाइटी ऐसे लोगों को जो फिजिकली फिट नहीं है, इल हैं, परेशान हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनसे डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, उनको एज अ अलग इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, जो सिक इंसान है। तो यहाँ पर हम ये मेथड बेसिकली पढ़ इसीलिए रहे हैं कि हमें इन सब के बारे में जानना चाहिए और प्रिवेंशन और सोशली आपको एक्टिव रहना है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है। और जो इंडिविजुअल पर्सन इस चीज से अफेक्ट हो रहा है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है अगर वो बीमार पड़ जाता है तब। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत सारा स्टिग्मा कैरी करता है, ट्रीटेड एज अ आउटकास्टेड, अबंडेंट, प्रिवेंट्स करता है सीकिंग ट्रीटमेंट, हाइडिंग इलनेस, लोग छुपाते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिससे क्या है उनको एक सोशल स्टिग्मा या एलिमिनेशन ना सहना पड़े। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फियर होएगा, एंजाइटी होएगा, डिप्रेशन होएगा, अपनी डेथ रिलेटेड आपको टेंशन होएगी, फैमिली की टेंशन हो सकती है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का आगे क्या होगा, होपलेसनेस आ जाती है, सेल्फ स्टीम कुछ अच्छा फील नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप डिप्रेशन की तरह जा ले जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल की हेल्थ ऐसे भी अफेक्ट होती है। इसके अलावा फैमिली स्ट्रेस, आप फैमिली में एक सिंगल कमाने वाले हैं, डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ब्रेक, अब बात करें होल फैमिली सफर करती है क्योंकि आपका केयर गिविंग आप दे रहे थे, टाइम लगता है उसके लिए, चिल्ड्रंस एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, रूटीन, हार्मनी सब रन हो जाता है। अगर एक फैमिली में एक कमाने वाला एक व्यक्ति है सिंगल, उसकी हेल्थ खराब हुई, पूरी फैमिली सफर करती है, वो पूरी फैमिली को संभाल रहा है, बच्चों की पढ़ाई, घर वालों को, सबको एक साथ उसमें लगना पड़ेगा क्योंकि वो एक मेन मेंबर है। या अपने बच्चे की भी अगर तबीयत खराब तो आपको जाना पड़ेगा आपके बच्चे को दिखाने के लिए, आप वर्क पे कैसे जाएंगे। तो अगर एक इंडिविजुअल की भी ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंडिविजुअल जब अफेक्ट होता है तो फील करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स जहां पर आपको सोशल और हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेटेड टू आपके फूड हो सकते हैं, रिलेटेड टू आपकी मेंटल चीज़ों से हो सकती है, डिजीज अवेयरनेस रिलेटेड हो सकती है, यानी कि लर्निंग, आप क्या काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो सोशल हेल्थ में सोसाइटी को तो हम सिंपल समझ लेते हैं, कल्चर वगैरह इन सब के बारे में। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का सिंपल मीनिंग है एसेंशियल वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटेक्शन, चेंजेस एटीट्यूड पॉजिटिवली डन इन द स्कूल एंड वर्कप्लेस एंड कम्युनिटी। एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको डिजीज, आपके फूड, इन सब के बारे में अवेयरनेस देना, आपको एजुकेट करना, वो आपके किसके अंदर आती है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर आती है। इसमें हमारे पास एक चैप्टर भी होता था हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पर हमको न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में, डिजीज के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो हम यहाँ पर फूड की बात करेंगे कि फूड आपके न्यूट्रिशनल हेल्थ में कैसे हेल्प करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन क्या है, साइंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ, रिपेयर, फूड कंटेंट न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, डाइजेस्टिव, यूज्ड बाय द बॉडी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। सिंपल मीनिंग में बात करें, न्यूट्रिशन आपके एक फ्यूल की तरह है,
जो आप आपकी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, बॉडी धीरे धीरे उनमें से कुछ की मॉलिक्यूल्स जो उसको चाहिए, किसी को विटामिन चाहिए, किसी को मिनरल चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को फैट चाहिए, वो ले लेती है ताकि बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अब उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन से फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हेल्थ के रिलेशन में काम आते हैं। अब जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हमें एग से मिलता है, मीट से मिलता है, सोया से मिलता है, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स के लिए होता है। फैट हो गया आपके नट्स, चीज, बटर, एनर्जीज, ये सारी की सारी चीजें हो गई जो आपकी बॉडी को यूज करती है उसको चलाने के लिए। विटामिन्स आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एसेंशियल होते हैं बेसिक फंक्शंस चलाने के लिए बॉडी के अंदर। इन सब के बारे में आगे देखते हैं। सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन क्या काम करता है फूड आपके अंदर? एनर्जी प्रोवाइड करता है, विल्ड्स एंड रिपेयर में काम करता है, रेगुलेट करता है सारे बॉडी के प्रोसेसेस को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिजीज। एनर्जी, आप ब्रीथ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, उसमें फूड की एनर्जी लगेगी। रिपेयर एंड बिल्डिंग में आपका कौन? प्रोटीन मसल्स ग्रो करता है, वो उनको हील करता है, रेगुलेट करते हैं प्रोसेस। विटामिन एंड मिनरल्स कंट्रोल करते हैं फंक्शंस को। अगेंस्ट डिजीज, गुड न्यूट्रिशन होगा तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी जिसकी वजह से हम डिजीज से बच सकते हैं। फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी लाइक पेट्रोल फॉर कार। सिंपल एक एनालॉजी से हम समझें। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी के लिए, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इसका। राइस से मिलता है हमको, व्हीट से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, शुगर से मिलता है, मेज से मिलता है। 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं। एक्सेसिव खाएंगे तो एज अ फैट की तरह स्टोर हो जाएगा। प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है। कहाँ मिलती है? दाल में मिलता है, एग्स में मिलता है, मिल्क में मिलता है, मीट में मिलता है, फिश में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, पनीर में मिलता है। 1 ग्राम दाल में 4 कैलोरीज मिलती हैं आपको। फैट, कंसंट्रेटेड एनर्जी, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, एब्जॉर्ब विटामिन्स कहाँ मिलेगा? घी में, बटर में, ऑयल में, जितने भी फैटी एसिड होते हैं उनमें सब में फैट प्रेजेंट होता है आपका। नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या है? कैलोरीज ज्यादा होती हैं। 1 ग्राम खाएंगे आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी हाईएस्ट। अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो ओबीस, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विटामिन्स स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होती है, लेकिन बॉडी के फंक्शंस का अगर किसी भी विटामिन डिफिशियंसी होगी तुरंत डिजीज होगी। इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? रेगुलेट करती है बॉडी के प्रोसेस को। डू नॉट गिव एनर्जी। हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनके लिए विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये कहाँ मिलेंगी? फ्रूट्स में मिलेंगी, वेजिटेबल्स में मिलेंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगी, मीट्स में मिलेंगी। डिफिशियंसीज इनके हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं फॉर बोन्स के लिए, नर्व्स के लिए, ब्लड्स के लिए। जैसे कैल्शियम बोन और टीथ की हेल्थ को देखता है। जैसे कहाँ मिलता है? मिल्क में मिलता है, रागी में मिलता है। आयरन हमारे ब्लड और एनीमिया की कंडीशन कॉज कराता है, ब्लड में मिलता है। स्पिनच और लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीवर की हेल्थ लीवर में ही बनता है जहां पर वो ब्लड सेल्स को बनाता है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कमी होती है तो गोइटर की कंडीशन डेवलप होती है। आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है, सी फूड्स में मिलता है। जिंक इम्यूनिटी और वुंड्स के लिए ठीक हेल्प करता है, ये हमारा नट्स और सीड्स में मिलता है। वाटर मेन फ्यूल हमारी बॉडी का 60 से 70% हमारी किससे बनी है? वाटर से मिली है। हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए, फ्लूइड चाहिए। कहाँ से मिलेगा? वाटर से मिलेगा। फॉर डाइजेशन, सर्कुलेशन, टेम्परेचर मैनेजमेंट, वेस्ट, मिनिमम अमाउंट 8 से 10 ग्लास पानी पियो ताकि आपकी बॉडी क्या हो सके? प्रॉपरली काम कर सके। वार्निंग क्या है? डिहाइड्रेशन आपकी किडनी को वीक करती है। डेथ जैसी कंडीशन तो इतनी इमीडिएट नहीं होती, लेकिन ये किडनी को अगर प्रॉब्लम कॉज करें तो किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? अब जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एक ऐसा अमाउंट ऑफ फूड जो आप बैलेंस में खाएं, यानी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ फूड या क्वांटिटी ऑफ फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपको सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल जा रहा है, प्रोटीन मिल जा रहा है, फैट मिल जा रहा है, मिनरल मिल जा रहा है। वो आपकी कैसी डाइट होगी? बैलेंस डाइट होगी। बैलेंस डाइट्स कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इन द राइट प्रोपोर्शन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ईटिंग द राइट फूड फॉर द राइट अमाउंट इज नोन एज आपकी बैलेंस डाइट। आप प्रॉपर बैलेंस में फूड खा रहे हैं, सिंपल मीनिंग में वो आपकी बैलेंस डाइट कहलाएगी। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनको प्रॉपर फूडिंग मिले। वुमेन्स के लिए नीड होता है आयरन, फॉर मैन नीड्स होती है कैलोरीज, फॉर प्रॉपर जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए। फिजियोलॉजिकल स्टेट, प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ बहुत जरूरी होता है। एक्टिविटी लेवल्स के लिए आपका प्रॉपर ये चीज होती है। क्लाइमेट कंडीशन जो अफेक्ट करती हैं आपके रिक्वायरमेंट्स को। चलो आगे देख लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी,
अगर किसी के अंदर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाती है तो बहुत सारे क्या होते हैं, डिजीजेस कॉज हो जाते हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो ये क्या करता है, लो इनटेक प्रोटीन क्या कॉज करती है, क्वासिकोर। यूजुअली बच्चों में देखा जाता है। इम्बैलेंस डाइट में क्या, डेवलपिंग कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अफेक्ट ऑल द बॉडी फंक्शंस क्या होंगे, मसल्स आपकी वास्टिंग हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा, नेल एंड स्किन हेयर में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, बोन फ्रैक्चर्स बढ़ जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, रिटार्ड ग्रोथ हो जाएगी इन चिल्ड्रंस के अंदर। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये क्वासकोर एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, इसमें अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स चीजों को अफेक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ये लो इनटेक, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो बॉडी के अंदर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए मेन एनर्जी का सोर्स है, अगर वही नहीं खाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, वेट लॉस होगा, सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन कंडीशन, नोजिया, हेडेक, मसल वास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेथार्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसीज की वजह से होते हैं। फैट डिफिशियंसी अगर होती है तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे, ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर, स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे इन्फेंट्स के अंदर, फ्लैकी स्किन होगी, वेट लॉस होएगा, कीटोसिस होगी। अगर आप फैट को प्रॉपर एक्सेस अमाउंट में नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, इनटेक ऑफ एक्सेस, और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस भी कर लिया तो क्या होगा, फैट आपका क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, हार्ट डिजीज कर सकता है। तो बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी क्या हो सके, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करी जा सके इन सब के कारण से। ठीक है, डिफिशियंसी मैक्रो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से। बात कर लेते हैं बहुत सारी विटामिन्स या जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं। जैसे विटामिन B1 को हम जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर थायमीन आती है, कहाँ से मिलती है हमको, पल्स से मिलती है, ग्रेन से मिलती है, नट से मिलती है, फिश से, एग, वेज फ्रूट से मिलती है। विटामिन B1 की वजह से कौन सी डिफिशियंसी होती है, डिजीज होती है, बेरी। विटामिन 2 राइबोफ्लाविन, ग्रीन वेज, मिल्क, एग, नट्स, ग्रेन, मीट, फिश से मिलती है। इसकी वजह से क्या डिफिशियंसी होती है, आपके स्वेलिंग होने लगती है, स्मूथ मसल, पेनफुल टंग हो जाती है, लिप्स क्रैक होने लगते हैं B12 की वजह से, सोर थ्रोट, माउथ कॉर्नर्स क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं विटामिन B12 की वजह से। B3 नायसिन, मिल्क, ग्रीन, वेज, फिश, ग्राउंडनट, टमाटो से मिलती है। पेलेग्रा, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, फैटीग, डिफिशियंसी की वजह, डिफिशियंसी अगर विटामिन B3 की हो जाती है। B4 एडेनिन, होल ग्रेन, हनी, प्रोपोलिस, स्प्रुलिना, एलोवेरा, बेरीज, एंजाइटी अगर विटामिन B4 की कमी हो रही है। सिजोफेनिया, सीवियस डिजीज, अल्जाइमर, पार्किंसन, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती है विटामिन B12 की वजह से। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ड्राइड एग, योग्स, किडनी, बीन्स, ईस्ट, लीवर, मशरूम, इनसे मिलती है। विटामिन B5 की कमी होगी तो लो इम्यूनिटी, हेडेक, वर्निंग, लोअर लेग्स में, फीट में, जॉइंट्स पेन होएगा। B6 पायरोडॉक्सिन पोर्क में मिलती है, चिकन में मिलती है, पीनट्स में मिलती है, बनानास में मिलती है, ओट्स में मिलती है। नर्वसनेस, स्लीपनेस यानी मूड रिलेटेड डिसऑर्डर, डर्मेटाइटिस, प्रीमेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। B7 बायोटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी विटामिन है, रेड मीट में मिलेगी, मिल्क में मिलेगी, एग में मिलेगी, नट्स में, टमाटोज में। डिप्रेशन, नोजिया, चेस्ट पेन, नर्व्स डैमेज, लंग्स फंक्शन, लंग इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। B9 फोलेट, लीवर, ईस्ट, किडनी, ग्रीन, वेज, सी फूड्स मिलती है। रिटार्ड ग्रोथ करती है। पुअर मेमोरी, डायरिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है विटामिन B9 की कमी से। B12 साइनोकोबालामीन, एनिमल प्रोडक्ट्स, फिश, एग, मीट, इनसे मिलती है। एनीमिया, विटामिन B12 की वजह से एनीमिया की कंडीशन सबसे मेजर देखने को मिलती है। इंट्रेंसिक फैक्टर, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम इन गट, माउथ अल्सर्स होते हैं विटामिन B12 की कमी से। इसके तुम कभी कभी बी कैप्सूल खाते हो, इसीलिए खाते हो। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में मिलती है, लेमन में, ऑरेंजेस में। स्कर्वी होती है विटामिन C की वजह से। इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके मसूड़े जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, जॉइंट्स, स्किन डिस्कलरेशन होता है आपका। विटामिन A रेटिनॉल, रेटिनॉल की वजह से क्या कहाँ मिलता है, बीफ में, पोर्क में, आपके कैरेट में मिलता है, कॉड, साग, लीवर ऑयल में, स्पिनच में मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस, आपके जुरफ्थल्मिया होता है, रिटार्ड ग्रोथ, लीवर डिसऑर्डर, जीरोसिस, सेल केराटिनाइजेशन होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, सनलाइट से मिलती है, फिश से मिलती है, सार्क से, कॉड लिवर ऑयल से। विटामिन D की वजह से मेजर डिफिशियंसी, रिकेट्स, हेयर लॉस, मसल पेन, हाइपरटेंशन, बोन लॉस, स्वेटिंग वगैरह की कंडीशन आती है। विटामिन E आपके क्या आता है, एग, लीवर, कॉटन सीड ऑयल कावेज में मिलता है। इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, इम्यूनिटी वीक होती है, स्टेरिलिटी की कंडीशन डेवलप होती है। विटामिन K आपका
किससे होता है? ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, कहाँ मिलती है? मीट्स में, चीज में, एग में, लीफी ग्रीन्स में मिलती है। तो दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, विटामिन हैं बट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कौन कौन सी डिफिशियंसीज कॉज करते हैं, आप इनको याद रखना। बैलेंस डाइट की मैट्रिक्स क्या है? फूड ग्रुप्स, कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए, एग्जाम्पल क्या होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए। देखो आप कैरल्स एंड ग्रेन्स लेते हैं तो राइस, व्हीट, रोटी, ओट्स खा लिया आपने तो आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिल जाएंगे। पल्सेस और लिगम्स आप खाते हैं, दाल, राजमा, चना वगैरह, तो इससे प्रोटीन और आयरन फाइबर मिलेगा। वेजिटेबल्स आप कंज्यूम करते हैं तो जैसे कि स्पिनच, कैरेट, टोमेटो वगैरह, तो इन सब की वजह से आपको क्या मिलते हैं? विटामिन्स, मिनरल, फाइबर्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और इसके अलावा फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंजेस, विटामिन्स मिलते हैं, नेचुरल शुगर्स मिलती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट मिल जाता है इससे आपको। इसके अलावा फैट और ऑयल्स, जैसे कि घी खाते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल, नट्स, इससे हमको एनर्जी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं। नॉन वेज आप कंज्यूम करते हैं जैसे एग, फिश, चिकन, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है इसकी वजह से। वाटर तो हमारा हाइड्रेशन के लिए प्लेन वाटर, बटर मिल्क में वाटर मिल जाता है, हाइड्रेशन एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या आपकी बैलेंस डाइट की, जैसे कि बताया, ये आपकी बॉडी का मेंटेन करता है हेल्दी प्रॉपर वेट, प्रिवेंट करता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड डिजीज को, स्ट्रेंथ करता है आपके इम्यून सिस्टम को, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन एंड मेमोरी को, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। ठीक है, ये सारी की सारी एक बैलेंस डाइट से मिलती हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसकी वजह से होता है प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर होती मेल न्यूट्रिशन होता है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली यंग डेवलपिंग वर्ल्ड चिल्ड्रन में होता है। डायग्नोस्टिक कार्ड कॉज बाय द सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी कैलोरीज, किस में देखा जाता है? 1 से 3 ईयर्स के बच्चों में देखा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा वेंड ऑफ कर दिए जाते हैं, इनको प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती है। सिम्टम्स, बेली, जो आपका बच्चे का पेट होता है वो स्वेल कर जाता है, फेस में एडिमा होगा, स्किन पीलिंग हो जाएगी, हेयर डिस्कलरेशन हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, स्टंट। ट्रीटमेंट क्या? हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करानी पड़ती है थेराप्यूटिक फूड्स के लिए। मैरामस कॉज किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ बोथ, यानी कि कैलोरीज और प्रोटीन की वजह से होता है। इसमें क्या? एक्सट्रीम थिननेस, बच्चा एकदम सूखा हो जाएगा, एकदम मैरामस की कंडीशन जिसमें आती है। इसमें आपकी मसल्स एकदम खत्म हो जाती हैं, ओल्ड मैन अपीयरेंस हो जाती है, बूढ़ा लगने लगता है, सीवियर वीकनेस आती है, सेकंड आइज लगती हैं, किसी एकदम अंदर का कुछ बचा ही नहीं है, मैरामस की कंडीशन आती है। आप इसको रिहैब करना पड़ता है, फ्रीक्वेंट मील्स देनी पड़ती हैं। आयरन की कमी से आपको एनीमिया होगा, आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म, ये सारी कंडीशन। कैल्शियम की वजह से रिटिक्स, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जिंक की वजह से पुअर ग्रोथ, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ये सारी की सारी चीजें मिनरल डिफिशियंसीज की वजह होती हैं। विटामिन डिफिशियंसीज हम पढ़ चुके हैं अभी सारी की सारी। तो यही है आपके जो हमने एकदम 2 चैप्टर में पढ़ लिया। आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ लिया, हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लिया, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, फूड का रिलेशन पढ़ लिया आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इसमें कवर करते हैं। इसके बाद हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे आपके, सोशियोलॉजी ऑफ एंड हेल्थ, हाइजीन एंड हेल्थ। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।